ये क्लास थर्ड है। धारा 26 से अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। दो लास्ट की क्लासेस में 26 तक हालांकि हो गया, लेकिन अपन 26 को लेकर चलते हैं। धारा 26 में निर्वाचन मत देने की रीति, मतलब किस टाइप का मैनर होगा, किस टाइप से इलेक्शन के अंदर वोट दे पाएंगे। मतपत्र या मशीन द्वारा, परोक्ष मत प्रणाली के माध्यम से नहीं, मतलब इनडायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्ट होगा। एक से अधिक उम्मीदवार को मत देने पर शून्य माना जाएगा। अगर मान लो दो जगह एक आदमी ने वोट डाल दिया तो दोनों जगह से वो शून्य माना जाएगा। और हालांकि अभी स्टिल तो मतपत्र द्वारा ही हो रहा है, मशीनें काफ़ी कम जगह, लेकिन आने वाले टाइम में ईवीएम से भी हो सकता है। आगे धारा 27, आकस्मिक रिक्तियों किस प्रकार से भरी जाएगी। मान लो अचानक निर्वाचन के लिए समय सीमा तय नहीं, यथाशीघ्र नई कार्यावधि से बचे समय के लिए रिक्त स्थान किसी श्रेणी के लिए आरक्षित होने पर उस श्रेणी के सदस्य द्वारा ही भरा जाएगा। यदि आकस्मिक रिक्ति के बाद साधारण निर्वाचन में अगर मान लो कहीं पर कोई सीट खाली हो जाती है तो उस खाली हुई सीट के बारे में है ये। यदि अकस्मात रिक्ति के बाद साधारण निर्वाचन में 6 माह या उससे कम समय रहने पर उस रिक्ति को निर्वाचन तक न भरे जाने के आदेश जारी कर सकती है। जैसे मान लो 5 साल का होता है टेन्योर और वहाँ पर 6 महीने से कम बचे हैं तो वो उसको नहीं भरेगी। अगर वो सीट खाली हो गई है, मान लो कोई वहाँ का पार्षद है वो डेथ हो गई है या कुछ और बात हो गई है, तो 6 महीने से कम बचे हैं तो इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 6 महीने से अगर ज़्यादा बचे हैं तो इलेक्शन श्योर होगा। धारा 28, निर्वाचन अपराध, इलेक्टोरल ऑफेंस, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होगा, परंतु 51 के इस अधिनियम में निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड लोकसभा विधानसभा को नगरपालिका को वार्ड से प्रतिस्थापित किया जाए। अगर इलेक्टोरल ऑफेंस होगा तो वहाँ पर 1951 लागू होगा, परंतु 51 के अधिनियम के अंदर लोकसभा विधानसभा और नगरपालिका को वार्ड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, मतलब वार्ड बना दिया जाएगा। धारा 29, भ्रष्ट आचरण, अगर करप्ट प्रैक्टिस हुई हुई है, रिश्वत, उम्मीदवार या प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा पारितोषिक का ऐसा दान, जैसे मान लो वो अनाउंस कर रहा है कि लोगों को ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है कि बोल रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे दे दूंगा, या कोई दान करना चाह रहा है या वचन बोल रहा है, और जिसका उद्देश्य ये है कि निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या उम्मीदवारी वापस करवाना। जो मान लो ऐसे करना चाह रहा है कि सामने कोई प्रतिद्वंदी खड़ा है, उसको बोलना चाह रहा है कि भाई मैं तुम्हें ये दे दूंगा वो दे दूंगा और तुम अपनी उम्मीदवारी वापस ले लो। मत देने या मत से विरक्त करवाना हो, मतलब डाइवर्ट करना हो, और परितोषण का मतलब है धन के रूप में या मनोरंजन या इनाम के रूप में, किंतु सद्भाव से दिया गया वह इसमें शामिल नहीं है। जैसे मान लो कोई पॉजिटिविटी में किसी गरीब को अगर कुछ दिया हुआ है तो वो इसमें कानून लागू नहीं होगा। आगे है असमय का असर डालना, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सामाजिक बहिष्कार, देवी प्रसाद, आध्यात्मिक परिनिंदा से लोक कार्रवाई का वचन इसमें से शामिल नहीं होगा। जैसे मान लो कोई पॉजिटिविटी में लोक कार्रवाई के लिए बोल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मान लो किसी को सामाजिक बहिष्कार या मतलब लोक नीति की घोषणा या निंदा कर रहा है तो वो गलत बात है। धर्म के आधार पर, मूल वंश, जाति या भाषा समुदाय के आधार पर मत देने या नहीं देने से उत्प्रेरित करना, मान लो वो बोल रहा है कि तुम इस जाति के हो हमें वोट दो, इस मूल के वंश के हो, भाषा के आधार पर हमें वोट देना चाहिए, इसको वोट मत दो, तो ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, नहीं तो वो अनडू इन्फ्लुएंस में आएगा। ऐसे कैसे डालना, निर्वाचन प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए राष्ट्रीय चिन्हों का दुरुपयोग करना। जैसे मान लो राष्ट्रीय चिन्हों का प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, मतलब राष्ट्रीय चिन्हों का दुरुपयोग करने का मतलब अपने फ्लैग है और है जो भी है, राष्ट्रीय चिन्हों का दुरुपयोग करना। सती प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या गुणगान करना। जैसे मान लो बोल रहा है कि हमारा ट्रेडिशन है, हम ऐसे थे, फलाना थे, हमारे गार्जियन ऐसे थे, वो करते थे, तो सती प्रथा या उसके प्रचार करना, क्योंकि सती प्रथा को रोक लगा दी गई है और फिर भी अगर उसका प्रचार हो रहा है तो गलत बात है। किसी मतदान केंद्र के लिए स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार या उसके उम्मीदवारी के अलावा प्रमाण के लिए यान का उपयोग करने पर, अगर मान लो कोई मान लो मतदान केंद्र है, उसके लिए स्वयं उम्मीदवार, मतलब परिवार का कहने का मतलब, जैसे कोई वहाँ पर ऐसे लोगों को ड्यूटी लगवा रखी है, खुद ही 2 उम्मीदवार है और उसके परिवार का ही है, 2 या 2 से अधिक निर्वाचकों द्वारा लोक परिवहन यान या उपयोग इसके अंतर्गत नहीं माना जाएगा, मतलब इस कंडीशन के अंदर चल जाएगी बात। राजपत्रित अधिकारी, संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य, पुलिस कर्मचारी, आबकार कर्मचारी या अन्य कोई भी राज्य कर्मचारी जो पद पर रहते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की अभिकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है, मतलब ये लोग कार्य कर सकते हैं। धारा 30, निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता। सिविल न्यायालय क्या कर सकता है? सिविल न्यायालयों वार्डों में परिसीमन, वार्ड आवंटन, निर्वाचन नामावली तथा निर्वाचन संचालन सभी प्रश्न को ग्रहण करके
करने और उस पर न्याय निर्णय करने की आधिकारिकता नहीं है। नगर पालिका के किसी निर्वाचन को इस अधिनियम में अन्यथा प्रसंगत नहीं किया जाएगा। मतलब जब तक आवाज़ नहीं उठाएगा निर्वाचन आयोग तब तक कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। धारा 31 निर्वाचन याचिका इलेक्ट्रिकल पेटिशन, मतलब अगर कोई 31 के तहत अगर पेटिशन डालना चाह रहा है तो उसका किस तरीके से पेटिशन का क्या उपयोग होगा। नगरपालिका सदस्य निर्वाचन के विरुद्ध उस क्षेत्र के आधिकारिकता रखने वाले जिला न्यायाधीश से समझ निर्वाचन तारीख से कम 1 मास के भीतर आधार पर, मतलब अगर पेटिशन डालना है तो 1 महीने के भीतर पेटिशन डाल सकता है। यदि कोई उम्मीदवार इस अधिनियम के अधीन निरहित था तो पेटिशन डाल सकता है। निर्वाचन उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता स्वयं या उनकी सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 29 के तहत भ्रष्टाचरण किया गया हो तो भी वो डाल सकता है पेटिशन। नामांकन अनुचित कारणों से खारिज हो तो भी डाल सकता है। अगर अनुचित कारण से उसको खारिज कर दिया नामांकन तो पेटिशन डाल सकता है। निर्वाचन 1 महीने से पहले निर्वाचन परिणाम निम्न कारणों से प्रभावित किए गए हों। नामांकन की अनुचित स्वीकृति, अगर मान लो निर्वाचन का परिणाम है वो इस प्रकार से प्रभावित किया गया हो। मत को अनुचित रूप से ग्रहण, खारिज या नामंजूर किया गया हो तो पेटिशन डाल सकता है। इस अधिनियम या किसी नियम की अनुपालना तो भी पेटिशन डाल सकता है। निर्वाचन याचिका की सुनवाई जिला न्यायाधीश विहित प्रक्रिया तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुनेगा। जिला न्यायाधीश ही सुनेगा, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। धारा 32 जिला न्यायाधीशों के आदेशों से अपीलें। धारा 32 के अंदर जिला न्यायाधीशों से आदेशों से अपीलें। जिला न्यायाधीशों के आदेश के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में होगी। उच्च न्यायालय उन्हीं शक्तियों, अधिकारित्वों और प्राधिकारों का प्रयोग करेगा जो अपनी स्थानीय सीमा के स्थित किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ करता हो। इस प्रकार कोई भी अपील जिला न्यायाधीश के आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर की जाएगी। ये बात मतलब बड़ी नोट करने लायक है, 30 दिनों के अंदर ही। परंतु उच्च न्यायालय के पर्याप्त कारणों से 30 दिवस के बाद भी ले सकता है। उच्च न्यायालय तो अगर मान लो अपने कोई कुछ कारण देकर 30 दिन के बाद भी ले सकता है। जहां उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य किया गया हो, ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय इन आदेशों को शून्य घोषित कर सकेगा। प्रत्येक अपील पर 3 माह में अंतिम फैसला देना होगा। ये भी एक बाउंडेशन कर दी कि 3 माह के अंदर अंदर फैसला आना जरूरी है। धारा 33 समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा प्रक्रिया ऑल कैंडिडेट सेट असाइड। धारा 31 और 32 के तहत यदि सभी 2/3 सदस्यों का निर्वाचन रद्द करने पर राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 322 के तहत प्रदत्त शक्तियों से नगरपालिका को विघटित कर सकेगी। अगर मान लो 2/3 से ज़्यादा अगर एक साथ में अगर मान लो उम्मीदवारों का जो निर्वाचन है अपास्त होने पर वो अगर चुनाव को रद्द किया जा सकता है। सभी 2/3 सदस्यों का अगर निर्वाचन रद्द हो जाए 322 के तहत नगरपालिका को विघटन कर सकती है। धारा 33 समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त होने की दशा में प्रक्रिया ऑल कैंडिडेट सेट असाइड। धारा 31 और 32 के तहत यदि सभी या 2/3 सदस्यों का निर्वाचन अगर रद्द हो जाए, 2/3 अगर रद्द हो जाए, मान लो कैंडिडेट टोटल है 30 और 2/3 रद्द हो गए तो लगभग 20 कैंडिडेट रद्द हो गए टोटल में से 30 में से, तो 30 में से 20 तो 2/3 गए। तो उसके बाद में क्या होगा, 322 की धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों से नगरपालिका को विघटन कर सकेंगे अपन, निर्वाचन अगर रद्द हो गया तो। धारा 34 आदेशों और विनिश्चितता की अनियमितता फाइनलिटी ऑर्डर एंड डिसीजन। यदि जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय ने याचिका दायर की जाए तो उच्च न्यायालय का आदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर ना करने पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम माना जाएगा। अगर वहाँ पर आगे अप्लाई ही नहीं किया तो जो जिला न्यायालय का आदेश है वही अंतिम माना जाएगा, क्योंकि अपन ने उच्च न्यायालय के अंदर याचिका ही दायर नहीं की। आगे है धारा 35 निहिरताएँ। धारा 28 और 29 के अनुसार अपराध करने पर सदस्य निहित हो जाएगा। बिल्कुल, यह अवधि 2 सिद्धि की तारीख से 6 वर्ष तक की होगी। 2 सिद्ध हो गया और उससे 6 वर्ष तक ये लागू होगी क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। धारा 36 निहिरता अवधि को हटाया या कम किया जाना। धारा 35 की निहिरता अवधि को राज्य निर्वाचन आयोग घटा भी सकता है, हटा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ये धारा 36 के अंदर है। धारा 37 के अंदर है पद की शपथ। कलेक्टर या किसी प्राधिकृत के समक्ष नगरपालिका की
धारा 37 पद की शपथ कलेक्टर या किसी अन्य प्राधिकृत के समक्ष नगरपालिका की प्रथम बैठक अथवा निर्वाचन उपनिर्वाचन के मामले में उपनिर्वाचन की तारीख से नाम निर्दिष्ट तारीख से 1 मास की कालावधि के भीतर लिया जाएगा और 1 मास में शपथ लेने पर विफल रहने पर स्थान रिक्त समझा जाएगा। 1 माह के अंदर ही शपथ लेनी बहुत जरूरी है। परंतु विचाराधीन कैदी या निरुद्ध व्यक्ति राजनीतिक कैदी के रूप में जेल होने पर ऐसी कालावधि पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर मान लो ऐसी स्थिति हो कि वो कैदी हो या कोई ऐसा राजनीतिक कैदी हो, मतलब जेल हो, तो ये 1 महीना मायने नहीं रखता। 1 महीने की बात नहीं होगी, मायने नहीं रखा जाएगा। अब अपन बात करते हैं 38 धारा 38 त्याग पत्र कार्यालय मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाकर अध्यक्ष को दे सकते हैं। अगर मान लो कोई सदस्य है, कोई पार्षद है और अगर अपना त्याग पत्र देना चाह रहा है तो वो कार्यालय मजिस्ट्रेट द्वारा अनुप्रमाणित करवाकर अध्यक्ष को दे सकता है। त्याग पत्र नोटिस की दिनांक 15 दिन या अध्यक्ष के पत्र पर स्वीकार करने की तारीख जो भी प्रभावी होगा। अगर अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया तो भी होगा और नोटिस की दिनांक 15 दिन भी होगा। धारा 39 सदस्य को हटाया जाना। कौन हटा सकता है? राज्य सरकार सदस्य को हटा सकती है पार्षद को निम्न कारणों के आधार पर। नगरपालिका की बिना इजाज़त के लगातार 3 साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। नगरपालिका से इजाज़त भी नहीं ली और 3 बैठक कंटिन्यू हो गई, उनमें अनुपस्थित है। अभी जैसे मान लो जयपुर के अंदर जो एक मामला हो रहा है महापौर का, और उसके अंदर अभी भी चल रहा है कि उनको जो एक प्राइवेट कंपनी थी बीवीजी नाम से जो कचरा वगैरह उठाती थी, तो मेयर के साथ कुछ हो गया, जो कि गुज्जर है, सौम्या गुज्जर नाम से, तो वो भी तो उनका कोर्ट में पेंडिंग है मामला, तो सरकार ने उनको बर्खास्त कर दिया बिना इजाज़त के। 3 साधारण अगर अनुपस्थित हो गए तो भी बर्खास्त कर सकते हैं। परंतु विचाराधीन कैदी या निरुक्त व्यक्ति या राजनीतिक कैदी के रूप में जेल होने पर ऐसी कालावधि पर विचार नहीं किया जाएगा। धारा 37 की पालन करने में विफल हो, इस धारा 37 की पालन करने में विफल हो तो भी ऐसे पर समझा जाएगा। निर्वाचन पश्चात धारा 14 और 24 के तहत निरता हासिल की हो, इन कर्तव्यों की पालना में जानबूझकर उपेक्षा कर रहा हो, इस अधिनियम के अधीन निरत हो गया हो, तो ऐसी स्थितियों के अंदर निम्न कारणों के आधार पर 39 धाराओं में अपन हटाए जाने का प्रबंध है। राज्य सरकार ऐसी किसी स्थिति में स्वयं तथा राज्य सरकार सेवा के किसी भी विद्यमान या सेवानिवृत्त अधिकारी से जांच करवाएगी, जांच भी करवाएगी। अगर मान लो कोई ऐसा पूछ पाया जाता है, हटाया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा हटाए जाने का आदेश सदस्य को पर्याप्त स्पष्टीकरण के पश्चात पारित किया जाएगा। मतलब उसका स्पष्टीकरण भी लिया जाएगा कि कैसे क्या परिस्थिति हुई। राज्य सरकार ऐसा कोई आदेश स्वयं प्रेरणा निमित्त नगरपालिका रिपोर्ट या अन्यथा जानकारी के आधार पर पारित होगी। बिल्कुल। प्रक्रियाधीन जांच के दौरान सदस्यों को अपने पूर्ण अधिकार, दायित्व, कर्तव्य प्रदान होंगे। अगर मान लो प्रक्रियाधीन चल रहा है मामला, जब तक उसको सारे के सारे अधिकार मिलेंगे, दायित्व का प्रबंध सब कुछ होंगे, जबकि सरकार अलग से निलंबन का आदेश पारित न कर दे, मतलब निलंबन का आदेश जब तक पारित नहीं कर दे उसको पूर्ण अधिकार रहेंगे, वो सारे कुछ काम कर सकता है। राज्य सरकार विवरण तैयार कर जिलाधीश की रैंक के न्यायिक अधिकारी से जांच करवाएगी। राज्य सरकार विवरण तैयार करके जिलाधीश का जो रैंक का अधिकारी है उससे जांच करवाएगी। न्यायिक अधिकारी जांच का निष्कर्ष सरकार को सौंपेगा तथा राज्य सरकार इन निष्कर्ष के आधार पर पुनः जांच करवाएगी। न्यायिक अधिकारी जांच करके और वो सौंपेगा सरकार को, और राज्य सरकार इन निष्कर्षों पर आधार पर पुनः जांच करवाएगी तथा अंतिम आदेश पारित करेगी। यह न्यायिक अधिकारी सिविल प्रक्रिया 1908 के तहत निम्न शक्तियाँ प्राप्त करेगा। जो न्यायिक अधिकारी है वो किसको क्या क्या शक्ति वो समन कर सकेगा? हाजिर कर परीक्षा करना या आवश्यक साक्ष्य प्रकटीकरण या पेश करवाना या लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना, ये सारी चीज़ें वो करवा सकता है न्यायिक अधिकारी 1908 के तहत। इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा पारित किसी भी आदेश का प्रकाशन राजपत्र में करवाया जाना अनिवार्य है तथा राजपत्र में ये करवाया जाना अनिवार्य है। पारित करना राजपत्र में करवाया जाना, इस धारा के अधीन सरकार द्वारा पारित किसी भी आदेश का प्रकाशन राजपत्र में करवाया जाना अनिवार्य है। यह आदेश अंतिम होगा, जिसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अगर मान लो ऐसी परिस्थिति हो जाए तो यह अंतिम होगा उसको उठाए जाने के बाद में। धारा 40 पदावधि की समाप्ति के पश्चात कतिपय अभिकथनों की जांच। इंक्वायरी इनटू द सर्टेन एलिगेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ ऑफिस। मतलब क्या क्या इंक्वायरी हो सकती है? टर्म से ऑफिस से चला गया, उसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी सदस्य की कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भी धारा 39 के तहत जांच चलाई जा सकती है या पहले से चल रही जांच को चालू रखा जा सकता है। ये भी है, अगर उनका टर्म कार्यकाल खत्म हो गया और कुछ उन्होंने किया था तो धारा 39 के तहत जांच की जा सकती है कि जांच को चालू भी रखा जा सकता है।
राज्य सरकार लिखित आदेश आधार पर 39 के अधीन न्यायिक अधिकारी के निष्कर्षों के अनुरूप अपने निष्कर्ष अभिलेख करेगी। जो राज्य सरकार है वो लिखित आदेश के द्वारा 39 के अधीन न्यायिक अधिकारी के निष्कर्षों के अनुरूप ही निष्कर्ष अभिलेख करेगी। धारा 41 और 39 के अधीन हटाए गए सदस्यों का निर्योग्यता क्या होगी? जिस किसी सदस्य पर इस अधिनियम की धारा 39-40 के तहत कार्रवाई की गई हो, ऐसी अगर मान लो 39-40 के तहत कार्रवाई की गई हो, वह सदस्य 6 वर्ष के लिए पुनर्निर्वाचित अयोग्य माना जाएगा। 6 वर्ष तक आगे वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा अगर वो 39-40 के तहत उस पर कार्रवाई हुई है, अगर वो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ। धारा 42, कोई व्यक्ति किसी नगर पालिका में सदस्य का पद या संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्थाओं में किन्हीं भी 2 से अधिक सदस्यता एक साथ धारण नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति मान लो नगर पालिका में सदस्य का पद और संसद या राज्य विधानसभा या किसी पंचायती राज संस्थाओं में से किन्हीं 2 या 2 से अधिक सदस्य एक साथ धारण नहीं कर सकता। जैसे मान लो 2 पद हो, एक तो मान लो वो पार्षद हो और कोई और पद हो उसका, नगर पालिका में कोई सदस्य का पद है, साथ में संसद या राज्य विधानसभा के अंदर पंचायती राज में भी कोई पद है, तो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 पद हो सकते हैं। 2 पद से ज़्यादा एक साथ वो धारण नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में होता है ना, जैसे एक व्यक्ति 2 पद के ऊपर हो तो 2 ही पद हो सकते हैं मैक्सिमम। आगे चलते हैं अपन। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे 14 दिन की दिवस की समाप्ति से पूर्व किसी भी केवल एक पद को छोड़कर सभी से त्यागपत्र देना होगा। मतलब अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा करता है अगर, तो 14 दिवस की समाप्ति से पूर्व किसी एक पर केवल एक पद को छोड़कर, मतलब अगर मान लो 2 से ज़्यादा पद अगर उसके पास है तो छोड़कर उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर सभी पदों से मुक्त समझा जाएगा। अगर वैसा नहीं करता है तो सभी पदों से मुक्त समझा जाएगा। धारा 43, प्रत्येक नगर निकाय में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, नगर परिषद के अंदर सभापति उपसभापति होंगे, नगर निगम के अंदर महापौर उपमहापौर होंगे। ठीक है। राज्य सरकार अध्यक्ष पद के लिए महिला सहित सभी आरक्षित श्रेणी के स्थान आवंटन करने बंदों का आधार कर मानेगी। ऐसी नगरपालिका जिसमें अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए निश्चित किया गया हो, अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए निश्चित किया गया हो तो उनका फैलाव संपूर्ण राज्य में हो तथा इनकी जनसंख्या अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के तुलनात्मक रूप से अधिक हो। मतलब इनका अगर तो जनसंख्या देखी जाए तो राज्य सरकार की जो जनसंख्या, राज्य की जो जनसंख्या है उससे तुलनात्मक रूप से अगर अधिक हो कंपैरिजन करने पर, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण 334 के अधीन लागू रहेगा। अगर मान लो उनकी जैसे उच्च एरिया के अंदर जनसंख्या है, मान लो वो जनसंख्या पूरे राज्य के रेस्पेक्ट में अनुसूचित जनजाति की रेस्पेक्ट में अगर उस एरिया में जनसंख्या उनकी ज़्यादा है तो 334 के तहत उनको आरक्षण मिलेगा और आरक्षण के तहत ही वो पद भरा जाएगा। कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नगरपालिका द्वारा बिना मंजूरी के 1 माह से अधिक समय के लिए अनुपस्थित रहता तो वह अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहेगा। नगरपालिका द्वारा बिना मंजूरी के 1 माह से अधिक अगर अनुपस्थित रह रहा है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पे रह भी नहीं सकता। नगरपालिका द्वारा यह मंजूरी 6 माह से अधिक के लिए नहीं दी जा सकती। अगर नगरपालिका मंजूरी दे रही है तो 6 माह से अधिक के लिए कोई मंजूरी दे भी नहीं सकती। अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर उपाध्यक्ष उस पद का कार्यभार संभालेगा। अध्यक्ष अगर अनुपस्थित है किसी भी कारणवश तो उपाध्यक्ष उसका ऑटोमेटिक कार्यभार संभालेगा। शेष सभी बचे सदस्यों में से किसी सदस्य को उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित किया जाएगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति उपाध्यक्ष उस पद को संभालेगा और बाद में जो बचे हुए सदस्य हैं उनमें से कोई एक रख के उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाएगा, क्योंकि वो अध्यक्ष तो है ही नहीं और उपाध्यक्ष से वो अध्यक्ष को संभाल रहा है तो एक नया उपाध्यक्ष और बनेगा। यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो अध्यक्ष पद के लिए किसी भी सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा। उपाध्यक्ष पद अगर खाली है मान लो तो अध्यक्ष पद के लिए किसी भी व्यक्ति का, उपाध्यक्ष पद भी अगर खाली है तो कोई भी सदस्यों में से किसी का भी निर्वाचन कर सकते हैं अपन। और अगर मान लो उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष चला गया या किसी कारणवश नहीं आ रहा या एब्सेंट है या हटा दिया गया हो तो डायरेक्टली उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, फिर उपाध्यक्ष की रिक्ति वापस भरी जाएगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास अभिव्यक्ति होने पर रिक्त किया जाएगा। मान लो अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया कि वहाँ के जो वार्ड मेंबर है सारों ने कि हम इनके साथ है ही नहीं, तो सरकार उनकी गिर सकती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को धारा 39 के तहत भी हटाया जा सकता है, अपने 39-40 में पढ़ रखा है। त्यागपत्र अध्यक्ष किसको देगा? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को लिखित में देगा। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो भी है वहाँ पर उपाध्यक्ष क्या किसको देगा? अध्यक्ष को देगा लिखित के अंदर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के त्यागपत्र के नोटिस देने की दिनांक 30 दिवस या प्राधिकृत अधिकारी स्वीकृत होने से प्रभावी होगा। मतलब अगर मान लो उपाध्यक्ष के त्यागपत्र नोटिस देने की दिनांक से 30 दिन बाद में और या उसने स्वीकृत पहले कर दिया हो तो ऑटोमेटिक प्रभावी हो जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की आकस्मिक रिक्ति पर 6 माह से में पद भरा जाएगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की रिक्ति हो जाए तो 6 माह के अंदर पद भरना जरूरी है। नव निर्वाचित व्यक्ति की कार्यावधि शेष बचे समय के लिए रहेगी। अगर मान लो कोई
2 साल कार्यकाल बचा है, 3 साल बचा है, तो उस हिसाब से वो बचा हुआ कार्यकाल ही माना जाएगा। राज्य सरकार इस 6 माह के समय के आगे अधिकतम 3 माह के लिए, मान लो वो जो 6 माह है उसको आगे 3 महीना भी बढ़ा सकती है। अगर कोई परिस्थिति के अंदर 6 माह से आगे 3 महीने तक भी बढ़ा सकती है रिक्ति की दिनांक। इस धारा के तहत निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। और वो जो राजपत्र मतलब धारा राजपत्र में भी वो चीज़ें सारी राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जाएगी कि वो रिक्ति रखना चाह रहे हैं। नगरपालिका अध्यक्ष को विधि से मासिक भत्ते सुविधा प्राप्त होगी। नगरपालिका अध्यक्ष को निधि से, मतलब नगरपालिका की अध्यक्ष को निधि से, नगरपालिका की जो निधि है ना उन्हीं से वहाँ पर मासिक भत्ते और सुविधाएँ सारी मिलेगी। धारा 44 अध्यक्ष उपाध्यक्ष से निर्वाचन की विधि मान्यता का अवधारणा। डिटर्मिनेशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन चेयरपर्सन ऑफ द एंड वाइस चेयरपर्सन। धारा 43 के तहत अधीन अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन को उस क्षेत्र में अधिकारिता वाले जिला निर्देश के अलावा कहीं और प्रसंगत नहीं किया जा सकता। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन को उस क्षेत्र की अधिकारिता वाले जिला निर्देश, वहाँ का जो जिला न्यायाधीश है वही प्रश्न कर सकता है, उसके अलावा कोई प्रश्न नहीं कर सकता। परंतु वह जिला न्यायाधीश लेखबंद कारणों से अपने अधीनस्थ न्यायाधीश को अंतरित कर सकेगा। अगर मान लो जिलाधीश के पास टाइम नहीं है तो वो अधीनस्थ जिला न्यायाधीश को भी अंतरित कर सकता है। इसके पश्चात वह अधीनस्थ न्यायाधीश भी वो अधीनस्थ जो न्यायाधीश है ना वो अब जिला न्यायाधीश की तरह ही कार्य करेगा। ऐसा कोई याचिका पराजित या नामांकन रद्द उम्मीदवार तय समय से 1000 रुपये या पर्याप्त आधार के साथ प्रस्तुत करेगा। अगर कोई भी ऐसी का याचिका हो, नामांकन रद्द उम्मीदवार तय समय से मान लो 1000 रुपये या पर्याप्त आधार पर प्रस्तुत करेगा। याचिका सारहीन अगर है तो 1000 रुपये राज्य सरकार को चले जाएंगे ऑटोमेटिक। और याचिका सारहीन मतलब अगर कोई दिखता है उसमें तो वो डिसीजन लेगा न्यायाधीश। धारा 45 मुख्य नगरपालिका कृत्य फंक्शन। क्या क्या काम है धारा 45 के अंदर अपन फंक्शन पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपन इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास जल्दी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक लाइक से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें वीडियो को।